हेलो बच्चों, वेलकम टू एलन डिजिटल। स्वागत है आपका उड़ान की इस सीरीज में जिसमें हम लेकर आए हैं जेईई मेंस के बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस करने वाला हूं आज। वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल चैप्टर है केमिस्ट्री का। बहुत आसान सवाल इससे पूछे जाते हैं। सवालों का स्तर देखोगे तुम तो सर फॉर्मूला लगा के क्या सीधे आंसर आ जाता है? बिल्कुल सीधा सीधा आंसर और सबसे आसान सवाल आपको देखने को मिलेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। थोड़ा सा फंडामेंटली मैंने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया है कि दो पार्ट्स में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले पार्ट पर बात करूंगा कि सर ऑफिशियल सिलेबस क्या है, थोड़ा सा ये तो बता दो, क्या कुछ चेंज किया है क्या? तो बिल्कुल जेईई मेंस ने थोड़ा सा चेंजेस किए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। पार्ट वन में थोड़ी सी बात करूं मैं तो जो थॉमसन एंड रदरफोर्ड मॉडल था ना वो कंप्लीटली हटा दिया है और बात करिए इसने कहां से, बात करिए इसने नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से, हमारे पास स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम से, बोर मॉडल से बात करिए हमारे पास, उसके पोस्टुलेट्स, उसके डेरिवेशंस जो अपन निकालते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास डी ब्रॉगली रिलेशनशिप की बात करिए और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करिए। तो दिस इज पार्ट वन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फंडामेंटल पार्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो चलिए विदाउट एनी डाउट शुरू करते हैं। सर क्या इससे बहुत आसान सवाल आते हैं? अरे बहुत ज्यादा ही आसान सवाल आते हैं। तुम देखोगे कि 23 के, 22 के, 21 के, 19 के ट्रेंड्स के अंदर इतने इजी क्वेश्चन पूछा है कि डायरेक्ट फॉर्मूला वैल्यू पुट करते ही आंसर निकल कर आ जाता है। तो चलिए थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं कि सर आपने कहा कि सवाल आते हैं तो ज्यादा सवाल कहां से आते हैं, फंडामेंटली कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो चलिए देखते हैं भाई। बोर मॉडल एंड पोस्टुलेट से लगभग 15.30% के आसपास सवाल है। 2019 से 2023 का एनालिसिस है ये। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम से लगभग 4% के आसपास सवाल है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक एक बड़ा चंक रखता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, लगभग 18.21% के आसपास सवाल है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और डी ब्रॉगली रिलेशनशिप से लगभग हमारे पास 8.23% के आसपास सवाल है। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी पूछ लेता है, 3% के आसपास सवाल है। तो फंडामेंटली अगर आप देखो तो डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग अगर मैं मिला दूं तो लगभग 12% के आसपास कवर करता है ये। और अगर मैं बोर और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखूं, रिलेटेबल है दोनों, ठीक है ना, रिलेटेबल है बिल्कुल, वहीं से फॉर्मूला निकल कर आता है। तो लगभग 20% के आसपास सवाल आते हैं। सर क्या इससे आसान सवाल आते हैं, क्या इससे डिफिकल्ट सवाल आते हैं? सवाल आते हैं, कैसे आते हैं? तो चलो मैं तुमको ना सवाल दिखाना शुरू करता हूं बोर मॉडल से। बोर मॉडल से सवाल दिखाता हूं। पहला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर ये रहा। मुझे बताओ, ये एक डिफिकल्ट सवाल है, सवाल को पढ़िए सबसे पहले। इफ द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज r3, ठीक है सर, फोर्थ रेडियस की हमें दे रखी है r4, देन हमें r3 और r4 का रिलेशन बताना है। हम लोगों को पता है क्या rn का फॉर्मूला क्या होता है? हमें पता है rn होता है 0.529। सभी लोगों को याद है कि नहीं? n² / z। क्या ये मेरे पास बोर रेडियस का फॉर्मूला होता है क्या बच्चों? क्या मेरे पास बोर रेडियस का फॉर्मूला होता है? तो क्या कितने लोग कंफर्टेबल है r3 लिखने के अंदर? r3 लिख देंगे भाई 0.529 n² / z एंगस्ट्रॉम। r3 लिखेंगे तो यहां पर क्या कर देंगे मेरे बच्चों, जरा वैल्यूज को पुट करिए। तो r3 लिखने के लिए n की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे? 0.529। n की वैल्यू पुट कर दोगे 3 का स्क्वायर अपॉन z, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हो तो 1, और r4 को डायरेक्टली लिख दूं क्या? 0.529 n², 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। जरा r3 और r4 का रेशियो तो लो, r3 r4 का रेशियो लो, ये तो कट जाएगा। r3 अपॉन r4 का रेशियो कितना निकलेगा बच्चों? कितना निकलेगा? 9/16। 9/16। अब मैच कर लो रिलेशन को, कौन सा रिलेशन मैच कर रहा है? तो क्या r4 जो है बच्चों मेरे, जो मुझे दिख रहा है यहां पर 16/9 टाइम्स r3 है। कौन सा रिलेशन मैच कर रहा है? सेकंड रिलेशन मैच कर रहा है। आसान सवाल था क्या? आसान सवाल था। कब का सवाल था जरा देखो, 2022। इतना आसान सवाल, इससे भी आसान सवाल है। पेन नहीं चलाना पड़ेगा सवालों के अंदर। अगला सवाल सेम ट्राई करो, सेम ट्राई करो। द रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस इज x, ठीक है सर। सेकेंड की हमारे पास क्या है? x है, तो r2 लिखते हैं अपन Li2 प्लस का। कैसे लिखेंगे सर? हमें फॉर्मूला पता है 0.529 n²। सेकेंड का मतलब 4, z मतलब 3, ये किसके बराबर दे रखा है? x के बराबर दे रखा है, ठीक है। r थर्ड का फाइंड करना है हमें, किसका? बेरिलियम प्लस 3 आयन का। तो जरा फाइंड करिए 0.529 n² मतलब कौन सा है भाई? थर्ड ऑर्बिट है, तो मतलब 9/4। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर इज 4। अब देखो तो मुझे ना ये x है तो ऐसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? थोड़ा सा दिमाग चलाओ। क्या मैं इसको 4/3 और 3/4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं
तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? इवेंचुअली दोनों कट के 1 बन जाएंगे। 0.529 इंटू 4/3 ले लो बाहर की तरफ, x हो जाएगा। बचेगा कितना मेरे पास? बचेगा 9 इंटू 3, यहां पर बचेगा कितना? 9 इंटू 3 मतलब 27, और यहां पर नीचे कितना बचेगा? 4 इंटू 4। 4/3 को मैंने बाहर ले लिया तो ये किसके बराबर आ गया भाई? 27x/16। कौन सा आंसर मैच कर रहा है? थर्ड आंसर मैच कर रहा है। डिफिकल्ट है क्या? कब का सवाल है जरा देखना तो। 2023 के अंदर बोर्ड से इतना आसान सवाल, अरे बहुत आसान है। अगला सवाल, फोकस करिए। चलिए, यूनिट का खेला किया इसके अंदर। अब जिसको थोड़ा सा यूनिट का ज्ञान होगा वो 10 सेकंड के अंदर सवाल को सॉल्व कर लेगा। क्या बोला है? हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट है, जिसको हम लोग A0 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना दे रखा है? 0.6 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। A0 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 0.6 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। ठीक है, 0.6 एंगस्ट्रॉम हमें दे रखी है वैल्यू। तो बहुत आसान बात है, समझिएगा आप लोग मैं क्या कह रहा हूं आपके सामने कि 0.6 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। और 1 पिकोमीटर कितना होता है जरा मुझे बताओ? 1 पिकोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻12 मीटर होता है क्या? ठीक है, तो चलिए यूनिट कन्वर्जन करना है हम लोगों को। अज्यूम दैट द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना। ठीक है, द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ He+ आयन, तो हमें लिखना है थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ He+ आयन। तो कितना हो जाएगा? A0 जो कि 0.6 है, n स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट है तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हीलियम का एटॉमिक नंबर इज 2, काट दो इसको, 0.3 कितना आ जाएगा? ये 2.7 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा क्या भाई? 2.7 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा क्या? 2.7 एंगस्ट्रॉम मतलब कितना? 2.7 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 270 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। हमें पता है 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 270 पिकोमीटर आ जाएगा क्या भाई? 270 पिकोमीटर क्या आपका आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों? बहुत आसान था कि नहीं था? बहुत आसान था कि नहीं था? बहुत आसान सवाल था। कब का सवाल था? जेईई मींस 2023 का इतना आसान सवाल। दिस इज अ फ्री फॉर मार्क्स, जो आपको कह रहा है कि अगर कैलकुलेशन पता है, कन्वर्जन पता है, तो फ्री में ले लो। अगला सवाल देखिए बच्चों, पढ़िए इस सवाल को। एनर्जी का सवाल है। अब कितने लोगों को एनर्जी का रिलेशनशिप याद है? याद है क्या? चला बताओ, याद है क्या? बोर ऑर्बिट के लिए -13.6 Z²/n²। जूल में कन्वर्ट करके लिखा था तो कैसे लिखा था? -2.18 10⁻⁻18 Z²/n²। तो हमें पता है, फिक्स है भाई, फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन की एनर्जी क्या है? इतनी दे रखी है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18। अगर मैं यहां पर देखूं बच्चों, पूछा थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, जरा मुझे बताओ। क्या En यहां पर आपको Z फिक्स कर दिया, तो क्या इनवर्स रिलेशनशिप में दिख रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप में दिख रहा है। तो अगर मैं n को 3 कर दूंगा तो एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी? सीधा सीधा बोल सकते हैं क्या? 1/9 टाइम्स हो जाएगी। सीधा सीधा, कोई डिफरेंट रिलेशनशिप लगाया क्या मैंने यहां पर? सिंपल फॉर्मूला का यूज किया। कब का सवाल है यार ये? 2023। क्या इतना इजी पूछा गया था? अरे इससे भी इजी पूछा गया था। क्वांटम वॉन्टम में तो पेन नहीं चलाने पड़े थे, 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड भी ज्यादा बोल दिए, सेकंड्स के अंदर आंसर आ गया था। तो चलिए अगला सवाल देखो। अरे सर ये तो बड़ा स्टेटमेंट वाला सवाल आ गया, मैं तो डर चुका हूं। सवाल पढ़ो पहले, एक बार सवाल को पढ़ो और सवाल को समझो, सवाल की फीलिंग लो। अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ एटम, क्वालिटेटिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर वेलोसिटी की बात कर रहा है, सबसे पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। Vn क्या होता है अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल? याद है फॉर्मूला हम लोगों को, 2.186 इंटू 10⁻6 Z/n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, क्वालिटेटिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। देखो, पॉजिटिव चार्ज या Z न्यूक्लियस का होल्ड डिटरमाइन करता है, वही लिखा है आगे। ऑन द न्यूक्लियस देयर इज नो स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस। जैसे जैसे Z बढ़ेगा, जैसे जैसे Z बढ़ेगा, न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ता जाएगा और वेलोसिटी देखो बढ़ती जाएगी। कि हमारे पास सीधा सीधा दिख रहा है कि Vn जो है बच्चों, Vn जो है, अगर मैं इनको कांस्टेंट मान लूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है Z के। अगर मेरे पास Z इंक्रीज करेगा, अगर मेरे पास Z इंक्रीज करेगा, तो क्या मेरे पास वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ क्वालिटेटिव, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर Vn बढ़ेगा तो Z के साथ, Z बढ़ेगा तो Vn बढ़ेगा। अगला स्टेटमेंट देखो, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ एन एटम, क्वालिटेटिव द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी
इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विथ डिक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो Vn जो है मेरे बच्चों, nth ऑर्बिट में जो मैं वेलोसिटी बोल रहा हूं इनवर्सली रिलेटेड है n के साथ में। तो अगर मेरे पास n को बढ़ाऊंगा तो Vn घटेगा। तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि बोर मॉडल में हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज करती है जब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को घटाते हैं। बिल्कुल सही बात है, घटाएंगे तो ये बढ़ेगी, घटाएंगे तो ये बढ़ेगी। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू स्टेटमेंट है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास? कौन सा आंसर हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 हमारे पास क्या है? स्टेटमेंट 1 हमारे पास क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है, बट स्टेटमेंट 2 ट्रू है। थर्ड आंसर हो जाएगा क्या सीधे सीधे? कब का सवाल है? 2021 का सवाल है। इतना आसान सवाल आप फॉर्मूला पर दिमाग लगा सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक और सवाल देखिए क्या? एक और सवाल देखते हैं। चलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। बोर के सवाल इससे भी आसान आए थे, प्रैक्टिस करिएगा जो असाइनमेंट आपको मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम की। चलिए भाई स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम का पहला सवाल पढ़िए आप लोग, पढ़िए फटाफट दिमाग लगाइए, पढ़िए। फॉर एमिशन लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन Ni हमें दे रखा है, NF हमें दे रखा है। प्लॉट द वेव नंबर अगेंस्ट n स्क्वायर। तो हमें फॉर्मूला याद है क्या? 1/λ इज इक्वल्स टू r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। एमिशन लाइन है, हमें तो पता है 1/λ को हम लोग क्या कह देते हैं? वेव नंबर भी कह देते हैं, पता है। तो वेव नंबर का हमें फॉर्मूला ग्राफ खींचना है, तो चलिए खींचते हैं। वेव नंबर इज इक्वल्स टू r z स्क्वायर। यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ एमिशन लाइन है 64। अगर मैं यहां से ग्राफ बनाऊंगा म्यू बार इज इक्वल्स टू r z स्क्वायर। z हमारे पास हाइड्रोजन दे रखा है तो 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा मेरे पास? nf स्क्वायर माइनस r/64। तो ये मेरे पास तो हो गया y वाला कंपोनेंट, 1/nf स्क्वायर हो गया मेरे पास x वाला कंपोनेंट, ये हो गई मेरे पास स्लोप। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा, कंप्लेन बोल रहा हूं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो m मेरे पास ग्रेटर देन 0 है और c मेरे पास क्या है? लेस देन 0 है। तो मेरे पास एक लीनियर लाइन दिखेगी विद नेगेटिव इंटरसेप्ट। तो लीनियर लाइन है जिसका स्लोप क्या है? RH है। लीनियर लाइन है जिसका स्लोप क्या है? RH है। तो कौन सा आंसर मैच कर जाएगा मेरा? फोर्थ आंसर मैच कर जाएगा। जेईई मींस 2019 का क्वेश्चन है, आसान है। अब देखो इसमें एक छोटा सा ना बहुत अच्छा सा ट्रेंड मुझे मिला है, बहुत बार पूछ लेता है। इस सवाल का जवाब दो पहले, ये तो तुम लोगों को सेकंड्स में दे दिया होगे मुझे, बताओ याद है ना? लाइमन किस में मिलती है? यूवी में, बामर विजिबल में, पास्चन ब्रैकेट फुंड्स आपकी IR में मिलती हैं, ठीक है ना। द रीजन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेयर बामर सीरीज लाइन अपीयर क्या है भाई? सीधा सीधा विजिबल रीजन है। और हमें पता है सर कि आपने बताया था बामर लाइन सबसे पहले डिस्कवर होने वाली लाइन है, क्योंकि ये विजिबल रीजन में मिलती है हमें, क्योंकि ये विजिबल रीजन में मिलती है। अरे इतना आसान सवाल कब पूछ लिया इसने? 2020 के अंदर। फ्री 4 मार्क्स आर देयर, दिस इज अ फ्री 4 मार्क्स, ठीक है। और देखो अच्छे से सवाल को देख लो, अच्छे से सवाल को देख लो, यू विल बी गेटिंग सरप्राइज। अच्छे से सवाल को पढ़ो, पढ़ लो, 1 मिनट ऑब्जर्व कर लो इस क्वेश्चन को। कर लिया? चलिए निकालते हैं। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, क्या बोला है भाई? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमें लाइमन सीरीज की निकालनी है λ1। हमें पता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी गैप क्या होना चाहिए? एनर्जी गैप क्या होना चाहिए? जितना ज्यादा एनर्जी गैप होगा उतनी कम वेवलेंथ होगी। हमें पता है E इज इनवर्सली रिलेटेड विद लैम्डा। तो हमारे पास अगर मैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लिखूंगा बच्चों, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर मैं लिखूंगा लाइमन के लिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर मैं लिखूंगा लाइमन के लिए, तो जरा देखो 1/λ1 जिसको उसने कहा है R1 का लाइमन के लिए N1 की वैल्यू 1, और शॉर्टेस्ट के लिए कहां से आना चाहिए? इन्फिनिटी से आना चाहिए। एनर्जी गैप क्या होना चाहिए? मैक्सिमम एनर्जी गैप होना चाहिए। तो यहां से मेरे पास λ1 कितना निकल कर आ रहा है भाई? 1/r निकल कर आ रहा है, इजी। अब देखो यहां पर देखो उसने क्या बोला है, यहां पर देखो उसने क्या बोला है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी गैप क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो जस्ट ऊपर वाले से आ जाएगा बामर सीरीज के लिए, बोलो हाँ या ना। तो यहां पर अगर मैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का लिखूं मेरे बालकों, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बामर, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अगर मैं बामर का लिखूं तो जरा देखो 1/λ जिसको हमने कहा R बामर के लिए 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर,
और He प्लस आयन बोला है, तो Z क्या हो जाएगा यहां पर, Z क्या हो जाएगा यहां पर, Z क्या हो जाएगा, 2Z हो जाएगा क्या भाई। तो यहां पर 2 का स्क्वायर 4 और यहां से देखो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना बनेगा ये देखो 36, तो नीचे बचेगा 9 और ऊपर कितना बचेगा 9 माइनस 4 मतलब 5 और 9 बचेगा यहां पे देखो। तो यहां से 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू कितना बना R इंटू 5/9। तो यहां से लैम्डा कितना निकल कर आया भाई, लैम्डा निकल कर आया 9/5 इंटू 1/r, और 1/r को क्या हम लैम्डा 1 लिख सकते हैं, यहां से 1/r को क्या हम लोग लैम्डा 1 लिख सकते हैं। तो क्या यहां से बच्चों आंसर को दिखा क्या आपको, कितने लोगों को आंसर दिख गया, लैम्डा को मैं लिख सकता हूं 9/5 लैम्डा 1 लिख सकता हूं, 9/5 लैम्डा 1 मतलब कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्या इससे आसान सवाल कहीं देखने को मिलेगा क्या, एक जादू दिखाऊं, कब का सवाल है देखो, कब का सवाल है, जेईई मेंस 2022 का जादू देखो, ट्रेंड देखो, जिसकी बात हमने करी थी अपने वीडियोस के अंदर, ट्रेंड देखो, सवाल देखो, सेम सवाल है, सेम सवाल है, सवाल पढ़ लो एक बार, जेईई मेंस 2020 का सवाल है, 2020 का सवाल है, सवाल पढ़ लो एक बार, 2023 का सवाल है, रिपीटेड सवाल है, दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, रिपीट कर दिया गया, सेम लिख लोगे, अरे लिख लोगे, ये रहा प्रीवियस का, इसका सोल्यूशन ये रहा, नहीं लिख पा रहे अभी भी क्या, अरे लिख लो, बोलो लिख देंगे सर, लिख लोगे तो कौन सा आंसर टिक मार दोगे तुरंत, लाइन तक चेंज नहीं करी उसने, देखो एज इट इज छाप दिया है, लाइन तक चेंज नहीं करी उसने, कष्ट नहीं उठाया, 2023 के अंदर एज इट इज दे दिया। क्या इससे हल्का सवाल कहीं मिल सकता है क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के ये फायदे हैं कि आप पता कर सकते हैं, आपको पता चल जाता है कि क्या पूछा जा रहा है और कितना टफ पूछा जा रहा है। एटॉमिक में कोई बहुत टफ पूछा जा रहा है क्या, कोई बहुत टफ, अभी तक कोई ऐसा सवाल था जो बहुत टफ था या जो बहुत आउट ऑफ सिलेबस था, इतने ही आसान सवाल एटॉमिक के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो अगला सवाल देखिए, चलिए चलिए करिए इस सवाल को सॉल्व। क्या बोला है, इन विच ऑफ द ट्रांजिशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव सेम वेवलेंथ इन द बामर टाइप ट्रांजिशन ऑफ फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2 इन He स्पेक्ट्रम। तो चलिए निकाल लीजिए भाई, इसका ट्रांजिशन का वेवलेंथ निकालिए, 1 बाय लैम्डा r He के लिए है तो 2 का स्क्वायर, चलिए कहां से कहां तक 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, काट देंगे इसको, 2 का स्क्वायर से चला जाएगा ये, तो 1 बाय लैम्डा कितना आ जाएगा हमारे पास r, 1 माइनस 1/4 तो 3/4, तो लैम्डा हमारे पास कितना आ जाएगा 4/3 1/r। अच्छा देखो एक छोटी सी बात सुन लो, याद रख लेना, कई बार ना 1/r को कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें रखना है 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, नैनोमीटर में रखना चाहो तो 91.2 नैनोमीटर भी रख सकते हो। याद रखने वाली बात है, कई लोग क्या करते हैं, आर की वो सेंटीमीटर वाली वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं, आता नहीं है, आंसर मैच नहीं करता, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है। शॉर्टकट है, आर की 1/r की वैल्यू पता होनी चाहिए, थोड़ा काम आसान हो जाता है हमारे पास। तो चलिए ये हमारे पास तो इसकी वेवलेंथ आ गई सर, ठीक है। पूछा है हाइड्रोजन अगर सेम ट्रांजिशन करे तो सेम वेवलेंथ आनी चाहिए, विच ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए Z तो 1 हो जाएगा, क्लियरली दिमाग में चलाओ इस आंसर को कि Z तो 1 हो जाएगा, हमें तो 1 माइनस 1/4 लिखना है, तो मतलब जो ट्रांजिशन होना चाहिए 2 to 1 होना चाहिए, ट्रांजिशन होना चाहिए 2 to 1 होना चाहिए। निकाल भी सकते हो यहां से 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू r 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/4, यहां से लैम्डा हमारे पास निकल कर आएगा 4/3 1/r। कब का सवाल है देखें क्या, 23 का सवाल, इतना आसान सवाल, इतने ही आसान सवाल वो पूछ रहा है बार बार, इतने ही आसान सवाल वो पूछ रहा है बार बार। अरे क्लियर है, चमका कि नहीं चमका, चमका, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, चलिए बताइए भाई, n बराबर 5 से ड्रॉप करता है ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला बोलिए तुरंत, नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला बोलिए। अगर ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, क्या है फॉर्मूला भाई, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से अगर n की वैल्यू 5 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 लाइंस आएंगी मेरे पास, 10 लाइंस आएंगी। अब तुमसे पूछ लेता हूं कि अगर बामर लाइन कितनी आएंगी, विजिबल रीजन में, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बोनस देता हूं तुमको, विजिबल रीजन में कितनी लाइन आएंगी, मुझे बताओ यूवी रीजन में कितनी लाइंस आएंगी, ठीक है, ऐसे सवाल को घुमा सकता है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे, लाइमन रीजन में कितनी लाइन होंगी भाई, लाइमन रीजन में कितनी लाइन हुई, कहां से ड्रॉप कर रहा है, n बराबर 5 से ड्रॉप कर रहा है, तो n2 कहां आता है -1, तो यहां से कितना आ जाएगा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 लाइंस हमारे पास किस रीजन में होंगी, लाइमन रीजन में होंगी। अगर मैं पूछ लेता हूं बामर रीजन में कितनी होंगी लाइन,
अगर मैं पूछ लेता हूं बामर रीजन में कितनी लाइन होंगी, तो जरा बताओ, N2 सेकंड में आता है ट्रांजिशन, 5 - 2, 3 लाइंस विल बी इन बामर रीजन। पूछ लेगा विजिबल रीजन में कितनी होगी, बामर नहीं देके पूछ लेगा बामर लाइंस कितनी होंगी, लाइमन लाइंस कितनी होंगी, कौन से रीजन में होंगी। इस तरह से ही पूछ सकता है कि लाइमन लाइंस में कितनी है, बामर लाइंस में कितनी है, इस तरह से सवाल बना सकता है। अगला सवाल देखते हैं मेरे बच्चों, 10 आंसर है इसका, देखो 10 तो पहले ही आ गया था, थोड़ा सा बोनस दे दिया मैंने तुमको, मजा आया। चलिए अगला वाला बताइए। अब ये थोड़ा सा सवाल ना कहोगे कैलकुलेशन में फंसे सर, पहले वाले से क्या हम आर की वैल्यू निकालें क्या? अरे नहीं भाई, कुछ नहीं करना। चलिए पहले वाले के लिए देखिए, इफ द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द पास्चन सीरीज इज 720 नैनोमीटर, ठीक है भाई 720 नैनोमीटर है, तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इसको λ1 बोल दे रहा हूं पास्चन का, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इसको λ1 बोल दे रहा हूं पास्चन का, 1/λ1 आर हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा हूं तो 1 का स्क्वायर। और देखिए पास्चन सीरीज है, क्या बोला है, फर्स्ट लाइन बोला है, तो फर्स्ट लाइन कई बार देखो, फर्स्ट लाइन को कई बार अल्फा लाइन भी बोल देता है, कई बार क्या बोल देता है, फर्स्ट लाइन को अल्फा लाइन बोल देता है, ठीक है, याद होना चाहिए, टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। बीटा लाइन को सेकंड लाइन बोल देता है और गामा लाइन को थर्ड लाइन बोल देता है, ठीक है। फर्स्ट लाइन मतलब जस्ट उसके ऊपर से ट्रांजिशन हो रहा है आपके पास, तो जरा देखो फर्स्ट लाइन के लिए पास्चन सीरीज के लिए 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, इक्वेशन 1 बनाओ। पास्चन 1/λ2 पास्चन, क्या बोला इसने, ये तो निकालना है हमें, 1/λ2 पास्चन तो हमें निकालना है, पेन चेंज, R1 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर सेकंड की लाइन के लिए, जस्ट उसके ऊपर से आएगा, उसके ऊपर से ऊपर, ठीक है ना। तो जरा डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइड कर दो, कट जाएगा सीधे सीधे। यहां देखो 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर तो कितना बनेगा, 16 - 9 7। तो जरा देखो यहां पर मैं लिखता हूं 1/λ1 पास्चन, डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर, ध्यान से बात को सुनो और समझो। तो यहां से क्या रहेगा, λ2 पास्चन डिवाइड कर दिया मैंने, λ2 पास्चन अपॉन λ1 पास्चन, और यहां से कितना बनेगा हमारे पास, यहां से बनेगा ऊपर देखो 7 × 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और यहां नीचे से कितना बनेगा, 25 में से 9 गए तो 16, और यहां पर कितना बनेगा 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो देखो 3 का स्क्वायर तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहां पर कितना बन रहा है, यहां पर कितना बन रहा है, देखो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। तो λ2 पास्चन तो हमें निकालना है, λ2 पास्चन तो हमें निकालना है मेरे बच्चों, λ1 पास्चन 720 गिवन है। यहां पर देखो कितना बन रहा है, ये 25 × 7 16 × 16 बन रहा है, सॉल्व करो इसको, 16 × 16 बन रहा है, और λ2 पास्चन को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से λ2 पास्चन कितना निकल कर आ रहा है, λ2 पास्चन कितना निकल कर आ रहा है भाई, λ2 पास्चन जो निकल कर आ रहा है मेरे पास, वो निकल कर आ रहा है 25 × 7 × कितना 720 डिवाइडेड बाय 16 × 16, सॉल्व करेंगे आप लोग तो λ2 पास्चन निकल कर आ जाएगा कितना, 492 नैनोमीटर। कैलकुलेट करिएगा आप लोग, 492 नैनोमीटर निकल कर आएगा। सॉल्व करिए इस सवाल को। क्या बहुत डिफिकल्ट सवाल था, क्या बहुत डिफिकल्ट सवाल था, क्या कैलकुलेटिव था, इतना भी कैलकुलेटिव नहीं था, अभी तो तुमने कैलकुलेटिव देखे ही नहीं है। कब का सवाल है, जेईई मेंस 2023 का सवाल है। इतना हलवा सवाल, इतना इजी क्वेश्चन, कैसे इसकी अप्रोच अपन सॉल्व करते हैं देखा अपन ने। अगला सवाल देखो, चलो अगला सवाल मैं ले रहा हूं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। इस पर एक बहुत बड़ा चंक पूछा जाता है। पहला सवाल किस टाइप का सवाल है, चलो देखो सवाल को पढ़ो। द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स की एक फोटॉन की एनर्जी में पता है कितनी होती है, एक फोटॉन की एनर्जी में पता है कितनी होती है, एक क्वांटा या फोटॉन की हमें एनर्जी पता है कितनी होती है, एच में होती है क्या, एन की पूछूं तो एनएच में हो जाएगी, 1 मोल की पूछ लो तो Na से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो बस सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है NaH × म्यू यानी 6.02। कैलकुलेटिव है ये, अब कैलकुलेटिव है। अब जो यहां पर कैलकुलेशन से भागा वो फ्री के 4 मार्क्स नहीं ले पाएगा, ठीक है ना। जो यहां कैलकुलेशन से गिव अप किया, जो कैलकुलेशन सॉल्व नहीं कर पाया, तो देखो जुगाड़ देखेंगे अपन, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे साथ ही अप्रोक्सीमेशन लूंगा, ठीक है ना। क्या दे रखा है हमारे पास, ठीक है 300 नैनोमीटर दे रखा है ना। तो नैनो में हमें पता है म्यू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है हम लोग म्यू को कैसे लिख सकते हैं, c/λ के फॉर्मेट में लिख सकते हैं इसको। हमें डायरेक्ट लैम्डा तो दिया नहीं, तो हम यहाँ पे c/λ, c की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दे रखी है 3 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय 300 नैनोमीटर यानी 3 × 10⁻⁻7 मीटर। तो चलिए भाई ये 3 से 3 तो सीधा सीधा कैंसिल आउट करिए, ठीक है। ऊपर जाएगा 15 बनेगा, 15 और 23, ठीक है, तो बनेगा 4 10⁻⁴,
ठीक है, 10 की पावर 4 एक मल्टीप्लाई कर लेता हूं इधर, किलो जूल में आंसर देखो, किलो जूल में आंसर है तो 1000 छोड़ दिया मैंने, तो यहां पर मैं ई का आंसर जो निकाल रहा हूं किलो जूल में निकालने के लिए देखो एक 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60.2 इंटू 6.63 किलो जूल, तो 66 इंटू 6 लगभग 396 के आसपास आता है, 66 इंटू 6 लगभग, तो लगभग 395 396 के आसपास जाएगा, तो एक ही आंसर मुझे लग रहा है जो इसके क्लोजर में है, थर्ड आंसर। क्लियर? तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी दिमाग आप लगा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेके भी दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो कब का सवाल है भाई ये? 2022 का सवाल है। अब क्या लो क्या कहोगे, एटॉमिक से डिफिकल्ट सवाल आ रहे हैं, मेंस डिफिकल्ट है, फिर फॉलो करिए उड़ान को और देखिए कि कितना आसान आता है मेंस का पेपर और स्पेशली केमिस्ट्री का पेपर, कि आप आराम से अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल देखिए, सेम सवाल आ गया, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें। अब तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दूं, 1 मोल Na, पिछले वाले में उसने फ्रीक्वेंसी नहीं दी थी, इस बारे में फ्रीक्वेंसी दे दी, तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू h 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 12, सॉल्व करेंगे लगभग आपके पास 97 पॉइंट समथिंग आएगा, ग्रेटर देन 0.5 आएगा, तो 790 जूल के आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करिए। कब का सवाल है? 2023 का सवाल है। अब सर 2023 का सवाल है तो आसान है, कैलकुलेटिव जरूर है, कैलकुलेटिव है पर आसान है, सीधा एक फॉर्मूले से आंसर आ गया। देखो ट्रेंड देखो 2022 में टाइप था, उस बार उसने क्या दे रखा था, वेवलेंथ दे रखी थी, इस बार देखो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी दे दी, देखो दिखा ट्रेंड, दिखा चमका ट्रेंड। चलो अगला सवाल देखो, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है ना। अ 50 वॉट बल्ब, ये थोड़ा सा पूछ लेता है, पावर दे रखी है हमें 50 वॉट, पावर क्या है भाई हमारे पास? पावर होती है हमारे पास एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो मैं बोल सकता हूं कि एक सेकंड के अंदर ये जो 50 वॉट का बल्ब है ये कितनी एनर्जी दे रहा होगा भाई? 50 जूल पर सेकेंड, ठीक है ना। अ 50 वॉट बल्ब एमिट अ मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट, ठीक है भाई, ऑफ अ वेवलेंथ जिसकी दे रखी है 795 नैनोमीटर। द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब इज x इंटू 10 टू द पावर 20। हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड करने हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी है, बेसिकली नंबर ऑफ फोटॉन फाइंड करने हैं। तो मैं बोल सकता हूं एक सेकंड के अंदर, पर सेकंड बोला है ना, ध्यान से बात को सुनना, पर सेकंड बोला है तो क्या मैं एक सेकंड की पावर ले लूं? E इज इक्वल टू, ध्यान से बात को सुनो और समझो, NHc बाय लैम्डा। एक सेकंड के अंदर इतनी वेवलेंथ निकल रही है, कितना एनर्जी निकल रहा है भाई? 50 निकल रहा है। एन एच की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू C3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा 795, तो यहां इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। जरा एन के लिए सॉल्व करिए, तो यहां से एन कितना बनकर आएगा? यहां से एन बनकर आएगा 50 इंटू 795 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा? यह रहेगा आपके पास 6.63 इंटू 3 और यहां पर 10 टू द पावर माइनस 34 और 10 टू द पावर कितना? 8। जरा सॉल्व करिए इसको, तो यहां से जो मेरे पास n निकल कर आएगा बच्चों, सॉल्व करेंगे आप तो कैलकुलेशन जो बनकर आ रही है, सॉल्व करेंगे आप तो कैलकुलेशन जो बनकर आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ लो कैसे सॉल्व करना है। कैलकुलेशन जो बनकर आ रही है तो यहां पर 50 इंटू 795, तो यहां पर बनेगा ये 5 इंटू 795 3975, और यहां पर नीचे बनेगा 663 इंटू 3 यानी 1989, और सारे टेंस को मर्ज कर दोगे तो बनेगा 10 टू द पावर 20। कैलकुलेट कर देना पावर्स को ऊपर नीचे करके, यहां पर आप काटेंगे तो ये लगभग 1.99 के आसपास जा रहा है। एन हमारे पास निकल कर आया 1.99 इंटू 10 टू द पावर 20। हमें नियरेस्ट इंटीजर फाइंड करना है, तो यहां पर आंसर 1.99 का कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। नियरेस्ट इंटीजर इज 2। कब का सवाल है ये? 2021 का सवाल है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और भी क्वेश्चंस थे, एक तरीके से समझा दिया, कैसे पर सेकंड पूछता ऐसे कर लेते, पर आवर पूछता तब टाइम जोन को चेंज करना पड़ता आपको कि 50 जूल पर सेकंड है, कैसे एडजस्ट करते फिर उसको। चलिए भाई इस सवाल को देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, बहुत इजी सवाल है। और इस सवाल मतलब उसने क्या कर लिया ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछने चालू कर दिए, ठीक है। हम कैलकुलेशन पे गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं,
कहते हैं यार टफ कैलकुलेशन है, कौन ही सॉल्व करे। तो देखो जरा, द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी पोजेस्ड बाय अ फोटोन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्लैटिनम की हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है। मिनिमम एनर्जी क्या होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए? W0 होना चाहिए भाई, H म्यू नॉट। H कितना है हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है उसने कि सर H की वैल्यू दे रखी है 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू म्यू नॉट क्वेश्चन में दे रखा है 1.3 इंटू 10⁻15। सॉल्व करिए जरा तो ये 34 और 19 बन जाएगा। 6.6 इंटू 1.3 इंटू 10⁻19, 6.6 इंटू 1.3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8.58 इंटू 10⁻19 जूल आंसर आ जाएगा आपके पास। कौन सा आंसर आ जाएगा भाई? थर्ड आंसर आपके पास आ जाएगा। कब का सवाल है? 2022 का सवाल है। क्या डिफिकल्ट सवाल है? क्या डिफिकल्ट सवाल है? 2022 का सवाल है। आप देखो, दिमाग में बैठाओ इस सवाल को। बैठा लिया? चल अगला देखिए, वर्क फंक्शन पर बात करा है। इस बार उसने वर्क फंक्शन दे दिया, मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी है। जो मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होती है हमारे पास? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है। इस बार उसने W0 दिया है क्वेश्चन के अंदर, hc/λ0 λ0 पूछा है, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। तो चलो इस बार इसने कैलकुलेशन भी बड़ी ब्यूटीफुल दी है। 6 इंटू 63 इंटू 10⁻19, यहां पर h 6.63 इंटू 10⁻34, c की वैल्यू है 3.2 डिवाइडेड बाय लेमडा। कितना है भाई? लेमडा उसने क्वेश्चन में दे रखा है। क्या λ0 पूछा है? λ0 पूछा है तो λ0 यहां से देखो, ये तो कट जाएगा। λ0 कितना निकल कर आ रहा है? ये 9 इधर नीचे गया, सॉरी 19 था ये 19 इधर नीचे गया, ये 19 इधर नीचे गया, तो यहां से λ0 निकल कर आ रहा है मेरे पास 3 इंटू 10⁻7 मीटर। हमें किस में आंसर करना है? हमें नैनोमीटर में आंसर करना है। तो λ0 हमें पता है 1 नैनोमीटर इज 10⁻9, तो 300 नैनोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहां पर? कितना आ जाएगा मेरे बल को? कितना आ जाएगा? 300 नैनोमीटर आ जाएगा। जेईई मेंस 2022 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखिए भाई। अब अच्छा सवाल है, इट इज अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस आईआईटी 2004 या 5 में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, उसमें एलिमेंट्स उसने डिफरेंट ले लिए थे। ठीक है, कॉपी किया जस्ट। वैल्यूज ऑफ वर्क फंक्शन गिवन है हमें। द नंबर ऑफ मेटल विच शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब हमारे पास इस लाइन, इस 400 नैनोमीटर की लाइन हमारे पास फॉल कर दी है। अब तुम लोग क्या करोगे ना, तुम लोग यहां पर कैलकुलेट करोगे E इज इक्वल टू hc/λ, फिर h की वैल्यू पुट करोगे, c की वैल्यू पुट करोगे। डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका नैनोमीटर के लिए 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा। अगर आप इन नैनोमीटर रखो तो फोटोन की एनर्जी को आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जरा मैं यहां पे फोटोन की एनर्जी निकालूं, कितना आ जाएगा? 1240 डिवाइडेड बाय 400, कितना आ जाएगा? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। क्या? तो जिसकी एनर्जी, मतलब ये इस लाइट का फोटोन जा रहा है, तो जिसकी जिस मेटल की एनर्जी या जिस मेटल का वर्क फंक्शन इससे कम होगा, क्या वो मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेंगे? तो मेरे पास Li कर देगा, Na कर देगा, K कर देगा, पर Mg, Cu और Ag नहीं करेंगे। तो कौन कौन से मेटल कर देंगे? Li कर देगा, Na कर देगा, Li कर देगा मेरे पास, ध्यान से बात को देखो, Li कर देगा मेरे पास, Na कर देगा मेरे पास, K कर देगा। तो मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा? आंसर मेरे पास हो जाएगा 3 एलिमेंट्स हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेंगे जब 400 नैनोमीटर की लाइट इसके ऊपर गिरेगी। क्या बात समझ आती है? क्या आसान बात है? क्या बहुत ज्यादा ही आसान बात है। अरे यार 2023 का सवाल था, याद रख लेना इसको। कई लोग भूल जाते हैं और फिर वो कैलकुलेशन करने लग जाते हैं, टाइम लगाने लग जाते हैं, जिससे वो पीछे हो जाते हैं। ठीक है ना, केमिस्ट्री का टाइम जो आप बचा सकते हैं वो आप कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत जल्दी आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। पढ़िए सवाल को, दिमाग चलाओ क्वेश्चन है। दिस इज अ दिमाग चलाओ क्वेश्चन। बाकी सारे तो फॉर्मूला बेस्ड है, दिमाग चलाओ क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं भाई। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। ठीक है भाई, असर्शन क्या कहता है? ठीक है ना, इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ द लाइट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स द सरफेस। बिल्कुल सही बात है भाई, जैसे ही इलेक्ट्रॉन से टकराती है वैसे अगर वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड होती है, थ्रेशोल्ड से ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन विद सम काइनेटिक एनर्जी निकल जाता है। ठीक है, मिनिमम वर्क फंक्शन को फॉलो करते हुए भाई, ठीक है, निकल जाता है काइनेटिक एनर्जी के साथ में। तो ये स्टेटमेंट क्या है मेरे पास? ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन पढ़िए, रीजन व्हेन द फोटोन ऑफ एनी एनर्जी स्ट्राइक्स, एनी एनर्जी दे रखा है भाई, स्ट्राइक्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इन द एटम, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस फ्रॉम फोटोन टू इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो, नहीं
ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है, समझदार लोग समझेंगे इसको। देखो समझो इस बात को, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इस सेल में रखा हुआ है, एक्साइटेशन के लिए इसको एक फिक्स एनर्जी चाहिए, जैसे मान लो इसको एक्साइटेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। अब मैं अगर 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दूंगा तो ये लेगा ही नहीं, लेगा ही नहीं। तो एनी नहीं, सफिशिएंट होना चाहिए। सफिशिएंट क्या होना चाहिए? सफिशिएंट क्या होना चाहिए? सफिशिएंट एनर्जी क्या होना चाहिए भाई? सफिशिएंट एनर्जी चाहिए होती है, तभी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस करता है। तो ये स्टेटमेंट मेरे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, पहला ट्रू है एंड दूसरा फॉल्स है। तो देखिए बोथ ए एंड आर करेक्ट, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे पास? सेकंड आंसर मेरे पास हो जाएगा ट्रू फॉल्स। जेईई मेंस 2023 का सवाल है, अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग चलाओ क्वेश्चन था कि ये वाले में कंफ्यूज कर दिया तुमको उसने, ठीक है ना? कंफ्यूज तो नहीं हुए पक्का? चल अगला देखते हैं, ड्यूअल नेचर पर थोड़ी सी बात करते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पर बात करते हैं और बात करते हैं डी ब्रॉगली रिलेशनशिप के ऊपर। डी ब्रॉगली रिलेशनशिप बहुत एक ट्रेंडिंग सवाल है, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे देखे, कुछ लाया भी आपको दिखाने के लिए कि देखो कंसिस्टेंटली यही चीज पूछ रहा है डी ब्रॉगली से। तो चलिए देखते हैं, इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टू इतना, तो हमें पता है आर और एन में रिलेशन क्या होता है, आर और लैम्डा में क्या रिलेशन होता है भाई? क्या ये रिलेशन होता है? क्या ये रिलेशन होता है? तो चलिए जरा वैल्यूज पुट करिए, 2 पाई आर एन की जगह पुट कर सकते हैं अपन कितना, nth ऑर्बिट का रखना है, तो हमें ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, और यहां से एन लैम्डा की जगह हम लिख देंगे 1.5 पाई ए नॉट। तो ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा भाई, पाई से पाई चला जाएगा, एक एन से एक ये एन चला गया। हमें तो एन बाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो एन बाई जेड यहां पर बना कितना, एन बाई जेड यहां पर बना 1.5 डिवाइडेड बाय 2, यानी एन बाई जेड की जो वैल्यू है कितनी है? 0.75 है। कौन सा आंसर बैठ जाएगा? सेकंड आंसर बैठ जाएगा। इस रिलेशनशिप से देखो तुम कितने सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो। सेकंड आंसर बैठ जाएगा, 2019 का सवाल है। कब का सवाल है? 2019 का सवाल है, ठीक है। चलिए अगला वाला सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। हमें पता है 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, यही रिलेशन बताया था अभी। फोर्थ बोर ऑर्बिट पूछा है, फोर्थ बोर ऑर्बिट पूछा है, तो 2 पाई हाइड्रोजन एटम दे रखा है ना, ठीक है, 2 पाई आर ए नॉट हाइड्रोजन एटम लिख लेना, ठीक है ना। कितना आ जाएगा भाई यहां पर? एन स्क्वायर जेड, और क्या दे रखा है हमें? एन का 4 वैल्यू दे रखा है, 4 वैल्यू दे रखा है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं ना। 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16, डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि पिछले क्वेश्चन में 1, और यहां से कितना आ जाएगा 4 लैम्डा, 4 से काट दो इसको, हमारे पास लैम्डा कितना निकल कर आ जाएगा? 8 पाई ए नॉट निकल कर आ जाएगा। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ए आंसर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। कब का सवाल है? 2020 का सवाल। अब सेम सवाल पूछा है, सॉल्व कर सकते हो, 10 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट से बताइए आंसर को, फटाफट से। इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ए नॉट, हमें थर्ड ऑर्बिट की बतानी है, तो 2 पाई ए नॉट 9/1 इज इक्वल्स टू थर्ड ऑर्बिट है, तो एन लैम्डा काट दो इसको 3 बार, कितना आ जाएगा लैम्डा? 6 पाई ए नॉट। कब का सवाल है? दिख गया ट्रेंड? ट्रेंड देखो, 19, 20, 21 में भी था, ठीक है ना, 23, ठीक है। कंटिन्यूअस इस तरह का सवाल 19 से 23 तक में आपको देखने को मिलेंगे। तो अब मुझे लगता है कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए भाई अगला सवाल देखिए, इसमें मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली को मिक्स कर दिया। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी म्यू इन द इंसिडेंट रेडियस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो हमें पता है एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है, और हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? एच अपॉन एम वी होता है। तो हमें इवेंचुअली इस फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन की क्या मिल जाए? इस फोटो इलेक्ट्रॉन की क्या मिल जाए? वेलोसिटी मिल जाए। तो यहां से निकाल लेंगे वेलोसिटी को, तो ये एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से v कितना निकल कर आएगा बच्चों? 2h म्यू माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय m का अंडर रूट। अगर मैं इस v को उठा के यहां पुट करूंगा तो क्या मैं डायरेक्ट रिलेशन बता सकता हूं? क्या लैम्डा और v का डायरेक्ट रिलेशन बता सकता हूं? क्या ये वाला पूरा पूरा नीचे ही रह जाएगा? तो क्या तुम लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि लैम्डा जो है इनवर्स रिलेशन में है म्यू माइनस म्यू नॉट की पावर 1/2 के? क्लियरली दिख रहा है क्या?
दिख रहा है? इस v की वैल्यू को यहां पुट करने से क्लियरली दिख रहा है, तो ये टाइम सेविंग है। चलो कितना आंसर है भाई? सेकंड आंसर है 2019 का सवाल है। आसान सवाल था कि नहीं था? आसान सवाल था ना? इससे भी आसान सवाल है अपने पास। चलिए देखते हैं सवाल को। अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि यहां पर the wavelength of an electron and neutron will become equal when velocity of the electron is x times the velocity of neutron। मास का खेला दे दिया इसने, बोला है लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाए? लैम्डा न्यूट्रॉन हो जाए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। तो जरा देखा यहां पे लैम्डा, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बराबर कर दिए। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, h मास ऑफ न्यूट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां से हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने टाइम्स है, तो जरा यहां पर देखिएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन, यहां पर आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकल कर आ जाएगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है भाई? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब सॉल्व करेंगे तो लगभग लगभग आपके पास 1758 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन निकलकर आती है। कैलकुलेट योरसेल्फ, एक बार आप खुद से इसको कैलकुलेट करिए, खुद से इसको कैलकुलेट करिए, खुद से इसको सॉल्व करिए। हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 1758 आंसर आ जाएगा। आसान है? आसान है कि नहीं है? आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अगला सवाल देखिए भाई, अच्छा सवाल है, फॉर्मूला पढ़िए एक बार, याद करिए डी ब्रॉगली के फॉर्मूले को। बोला है प्रोटॉन एंड Li3 plus nucleus are accelerated by the same potential if Li plus and lambda proton donate the de Broglie wavelength of Li3 plus and proton respectively, then the value of Li upon Lp। हमें पता है lambda कैसे लिखते हैं हम लोग? Q into V, यही लिखते हैं। तो जरा मैं लिखूं lambda Li अपॉन lambda proton, डायरेक्ट लिख दूं क्या? क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2, यहां पर क्या आ जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज E इंटू V डिवाइडेड बाय 2 मास ऑफ, देखो प्रोटॉन मास ऑफ Li3 प्लस का कंपैरिजन दे रखा है 2 मास ऑफ Li3 प्लस लिखना था हमें, पर मैं इसको 8.3 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन लिख सकता हूं इंटू Li3 प्लस पर चार्ज कितना है? 3 इंटू V, सेम पोटेंशियल से, चार्ज तो डिफरेंट है ना, कट जाएगा ये कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारे पास लैम्डा Li अपॉन लैम्डा प्रोटॉन कितना निकल कर आएगा? निकल कर आएगा 1 अपॉन 8.3 इंटू 3 लगभग 24.9। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लूंगा तो लगभग 25 के आसपास मान सकता हूं। तो लैम्डा Li अपॉन लैम्डा प्रोटॉन मेरे पास निकल कर आया 25 यानी 5, तो यानी कितना आ जाएगा? 0.2। हमें जो आंसर करना है ऐसे आंसर करना है, x इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 के फॉर्मेट में। तो इस 0.2 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा भाई? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी भाई? 2 वैल्यू आ जाएगी। कब का सवाल है? 2021 का सवाल है। कब का सवाल है? 2021 का सवाल है। अब देखो, ये एक दिखने में कैलकुलेटिव सवाल हो सकता है, पर इसकी कैलकुलेशन बहुत सुंदर है। 10 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वेवलेंथ पूछा है, काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में दे रखी है। हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी होता है क्या? होता है कि नहीं होता? 2m काइनेटिक एनर्जी होता है क्या? तो लैम्डा इज इक्वल टू h कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और यहां से देखो 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 4.50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29। तो 31 प्लस 29 इज 60 एंड 18 इंटू 4.5 इट्स 81। तो यहां से लैम्डा कितना निकल कर आ रहा है भाई? लैम्डा निकल कर आ रहा है मेरे पास 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30। तो लैम्डा कितना आ जाएगा? 66 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर। हमें तो 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर में कन्वर्ट करके देना था। तो लैम्डा लगभग निकल कर आया 7.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर। तो यानी नियरेस्ट इंटीजर मेरे पास कितना हो जाएगा? 7.3 का 7। आसान सवाल था कि नहीं था?
अरे बहुत ज्यादा ही आसान था सर, 7 आंसर आ जाएगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। सवाल देखो, सवाल पढ़ो, इस तरह के सवाल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से 3-4 बार देख लिए हैं मैंने, ठीक है। इस टाइप का करा दूंगा, बाकी सारे प्रैक्टिस करने हैं तुमको। तो चलिए देखिए, अ बॉल वेइंग 10 ग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकंड। अनसर्टेनिटी दे रखी है कितनी, 5% की है, तो डेल्टा वी एक सीधा सीधा निकाल सकते हैं अपन। कितना आ जाएगा, 90 इंटू 500, कितनी आ जाएगी, ये 4.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। पोजीशन की अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है हमको, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, h अपॉन 4 होता है क्या। तो डेल्टा x हमें फाइंड करना है, डेल्टा वी क्वेश्चन में ही गिवन है, h अपॉन 4 डेल्टा वी। जरा वैल्यूज को पुट करिए, वैल्यूज को पुट करिए जरा, वैल्यूज को पुट करिए जरा। तो डेल्टा x कितना निकल कर आएगा बच्चों, डेल्टा x निकल कर आएगा 6.6 इंटू 10⁻34, 4 इंटू 3.14, और बॉल का वजन सब कुछ हमने MKS यूनिट पे रखा है तो 10 ग्राम मत रख देना, 0.01 इंटू डेल्टा वी 4.5। सॉल्व करेंगे तो जो डेल्टा x निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 1.17 इंटू 10⁻³ मीटर। हमें तो इसका नियरेस्ट इंटीजर देना है, तो नियरेस्ट इंटीजर हमारे पास क्या आ जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैलकुलेटिव था पर आसान था। जेईई मेंस 2021 का सवाल है, जेईई मेंस 2021 का सवाल है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा इसने, क्या पूछा है, द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशनल रीजन ऑफ लेंथ, जो कि हमें दे रखी है 2a0, ठीक है। a0 जहां पर बोर रेडियस है, हमें किलोमीटर पर सेकंड में बतानी है, सब कुछ दे रखा है हमें, प्लैंक्स कांस्टेंट भी दे रखा है, जो h की वैल्यू दे रखी है। तो हमें पता है कि क्या है हमारे पास, डेल्टा x क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 2a0 है। तो हम यहां से डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू h अपॉन 4πm, क्या निकालना है हम लोगों को, स्पीड में अनसर्टेनिटी निकालनी है। डेल्टा v यहां से हमारे पास रहेगा h 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू मास कितना दे रखा है, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू क्या है हमारे पास, पिकोमीटर में दे रखी है, पिकोमीटर में दे रखी है तो 52.9 इंटू 10⁻12। सॉल्व करेंगे तो जो डेल्टा v यहां से निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 548,273 मीटर पर सेकेंड। तो डेल्टा v को हमें किस में कन्वर्ट करके देना है, किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके देना है। तो 548.273 ये हमारे पास किलोमीटर पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा। अगला फंडामेंटल सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल को पढ़िए, सवाल को समझिए, सवाल एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज स्टेशनरी स्टेट इज क्वांटाइज्ड। बिल्कुल सही बात है, बोर के पोस्टुलेट में हम इसको पढ़ते हैं, बोर के पोस्टुलेट में हम इसको पढ़ते हैं कि हम जानते हैं कि mvr इज इक्वल टू क्या होता है, nh अपॉन 2 पाई होता है, और जहां पर n क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डैश डैश डैश, क्वांटाइज होता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। अगला वाला स्टेटमेंट देखिए, द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट वायलेट्स द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ट्रू बात है भाई, बोर का जो पूरा पूरा मॉडल है, बोर का जो पूरा पूरा सिद्धांत है वो किस पर बेस्ड है, वो बेस्ड है आपके पास पार्टिकल नेचर पर, जिसका वेलोसिटी और टाइम हम एग्जैक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं, और ये वायलेट करता है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को। बोर का मॉडल जो है, बोर का जो इलेक्ट्रॉन मॉडल है, बोर का जो हाइड्रोजन मॉडल है, वो पार्टिकल मानकर काम करता है, जो कि वायलेट करता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। कैसा लगा आपको ये सवाल, अच्छा सवाल था ये, एक बहुत अच्छा सवाल था। इसको एनसीईआरटी के अंदर इसका स्टेटमेंट गिवन है कि क्यों वायलेट करता है, ड्युअलिटी को कंसीडर नहीं करता है यहां पर, ठीक है ना। जो आपके पास बोर मॉडल है वो पार्टिकल की ड्युअलिटी मतलब क्या, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर को कंसीडर नहीं करता, सिर्फ एक पार्टिकल मानकर काम करता है। तो इट वायलेट्स द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। कब का सवाल है ये, जेईई मेंस 2023। इतना आसान सवाल, इससे भी ज्यादा आसान सवाल है अगले हिस्से के अंदर, मतलब हलवा क्वेश्चन, पेन नहीं चलाना होता उसके अंदर, 10 सेकंड के अंदर आप क्वांटम के किसी भी सवाल को फोड़ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर, पर याद रखिएगा आप मेहनत इतनी करिए ना, इतना संघर्ष करिए अपने जीवन में, इतने आगे जाइए, आपकी जो सफलता है ना धूम मचा दे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।